प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके लगातार बायोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर में एंजियोस्पर्म का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, जहां पे हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पहुंच चुके हैं। वहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज आपका प्रश्न 53 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है और आई होप कि शायद 75 या 76 क्वेश्चन नंबर तक आपका जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से जो मित्र पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग बार बार विजिट करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाएं। व्हाट्सएप नंबर है 8004109989। आपको इसी के साथ एक बात और बता दें कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको मिल रहा है इस समय नए वर्ष के ऑफर में 99 में पूरा कंप्लीट नोट्स टीजीटी और पीजीटी का। जब पुष्प तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं तब पुष्पक्रम कहलाता है। कह रहा है जब पुष्प तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो पुष्पक्रम क्या कहलाता है? ससीमाक्ष, साइथियम, असीमाक्ष या कूट चक्रक। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे व्हेन द फ्लावर्स आर अरेंज इन द बेसी पेटल ऑर्डर द इन्फ्लोरेसेंस इज टर्म एज। उस इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जब पुष्प तलाभिसारी क्रम में होते हैं, जब पुष्प ससीमाक्षी कहलाते हैं। कह रहा जब पुष्प बेसिपेटल ऑर्डर में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ससीमाक्षी कहते हैं। इनमें पुराने पुष्प शीर्ष पर जबकि नए पुष्प तल पर व्यवस्थित होते हैं। कह रहा है इसमें जो पुराने शीर्ष होते हैं वो शीर्ष पर पाए जाते हैं। पुराने पुष्प जो होते हैं शीर्ष पर पाए जाते हैं और नए पुष्प नीचे की दिशा में लगते हैं। उदाहरण में सबसे फेमस उदाहरण आपने जो देखा होगा, गेंदा देखा होगा। गेंदा जिसे आप मैरीगोल्ड कहते हैं। तो गेंदा को अगर आपने देखा होगा, गेंदे के पुष्प में सबसे पहला जो फूल होता है सबसे ऊपर खिलता है। तो ये धीरे धीरे जब उम्र होगी तो मतलब कुछ दिन बाद जब देखेंगे तो ये सबसे पुराना हो जाएगा और नीचे जो शाखाओं पे फूल खिलेंगे ये नवीन। वही बात यहाँ पे कही जाए। देखिए, सबसे पुराने पुष्प शीर्ष पर उगते हैं, यानी पहला पुष्प शीर्ष पर उगेगा और नए पुष्प तल पर उगते हैं, यानी बेस पर उगते हैं। जैसे उदाहरण में कैलोट्रोपिस है, ठीक है, ड्रोसेरा है, जैस्मिन है, बिगोनिया है इत्यादि। निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होते हैं। आपको बता दें कि केवीएस के लिए हमने एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट कर दी है। एनसीईआरटी ही कंप्लीट नहीं है, एनसीईआरटी ही पूरा कोर्स कवर नहीं होगा। मतलब वो लिखा गया है कि पीजी लेवल का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हम लोग एनसीईआरटी को बहुत तेजी से कवर कर रहे हैं और हमारा टारगेट, अगर हमने आपसे बताया था उस समय कि 20 जनवरी है, 20 जनवरी तक हमें टोटल 31 चैप्टर एनसीईआरटी पढ़नी है और इसे हमें कंप्लीट करना 20 जनवरी तक। उसके बाद हम लोग उसके एग्जाम पॉइंट्स को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे और मुझे भरोसा है कि 10 फरवरी तक इस 20 दिन के अंतराल में इन 20 चैप्टर के एग्जाम पॉइंट्स और आपके बीच में पहुंच जाएंगी। उसके बाद 10-15 दिन आपका गैप रहेगा, बताएंगे क्यों गैप रहेगा, तो उस समय आपको बताया जाएगा, परेशान ना हो। और उसके बाद फिर आपका जो है स्टार्ट होगा, जो है आपकी क्लास स्टार्ट होगी 27 फरवरी से। और फिर 27 फरवरी से जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, बीच में चलती रही क्लास, 20 तक चलेगी, 20 के बाद बंद होगी, 7 दिन 8 दिन छुट्टी रहेगी। और फिर उसके बाद आपका 27-28 से स्टार्ट होगा और फिर जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक हम लोग चलेंगे। उसमें हर एक सीरीज लेकर के आएंगे, चाहे वो रिवीजन की हो, चाहे मास्टर की हो, चाहे जो भी हो, उस सभी सीरीज से उसे कवर किया जाएगा। तो एकदम निश्चिंत होकर के आप जुड़े। केबीएस की पूरी तैयारी के साथ हम जुड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसमें आपको मैं पहले से बता दूं कि केबीएस में सिर्फ हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी के अलावा और जो चीजें मैं उसके लिए प्रश्न आपको दूंगा, उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा जो लोग हमसे बैच से जुड़े रहेंगे। लेकिन उसे आप अपना, जैसे कि वहां पे सीडीपी का बड़ा महत्व है, तो सीडीपी को आप मन से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हालांकि टॉपिक वाइज कुछ शॉर्ट नोट, ब्रीफ नोट, एग्जाम पॉइंट हम आपको देंगे, लेकिन डिटेल तो जानना जरूरी है, तो डिटेल आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत काम की चीजें मिलती रहेंगी। निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है, इससे किससे विकसित होगा? तो आप कहेंगे बीजांड से, चैलेजा से, अध्यावरण से या बीजांडकाय से, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल, चेलाइजा, इंटेगुमेंट्स, न्यूसेलस। तो आपका सही आंसर होगा आवृत्त बीजी पौधों में बीजावरण का विकास अध्यावरण से होता है और बीजांड में बीज का विकास होता है। कह रहा है आवृत्त बीजी पौधों में बीजावरण का विकास अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट से होता है और बीजांड से बीज यानी सीड का विकास होता है।
बीजांड का जिसे न्यूक्लियस कहते हैं तथा निभाग चैलेजा प्राय नष्ट हो जाते हैं। यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी 24 है, तो मूल की प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बतानी। मूल में होता जड़, जड़ में आपको बताना कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, 4, 8, 16, 24। If an endosperm of a angiosperm contain 24 chromosome, the number of chromosome each cell of the root is will be, तो आप कहेंगे कितने होंगे, तो आप कहेंगे 16 होंगे। कितने होंगे, 16 होंगे, 16। भ्रूणपोष 3 n इक्वल टू 24 n इक्वल टू 8। ठीक, चूंकि भ्रूणपोष जो होता है एंडोस्पर्म क्या होता है, डबल फ्यूजन या ट्रिपल एन से बनता है। तो ट्रिपल एन बराबर 24, तो एन बराबर इतना। और कोई भी सेल सोमैटिक होती हैं, यानी सोमैटिक सेल मोस्टली कैसे होती हैं, तो डिप्लॉयड होती हैं, यानी दो दो क्रोमोसोम रखते हैं। तो इस कारण एन मतलब 8 एन की वैल्यू आ गई, 8 दूनी 16। तो आपका टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। स्क्रोटुलम एक बीजपत्री में बीज में पाया जाता है। स्क्रोटुलम आगे देखते क्या दिया गया है स्क्रोटुलम है मूलांकुर का एक संरक्षी आवरण, एक भ्रूणपोष, प्लूमूल का एक संरक्षी आवरण, एक ढाल आकार का कॉटिलेडनी। ठीक है, स्क्रोटुलम इज, तो आप कहेंगे ए सीडेड शेप्ड कार्टिलिडन। क्या है, एक सील्ड शेप्ड कार्टिलिडन। एक बीजपत्री पौधे में एक बीजपत्र होता है जो भ्रूण के आकार का सील्ड शेप्ड होता है, इसे स्क्रोटुलम कहते हैं। भ्रूण भ्रूणकोश में माइक्रोपाइलर सिरे पर उपस्थित दीर्घ कोशिकाएं कहलाती हैं। एंटीपोडल कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, सिनर्जिड कोशिकाएं और इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे इलांगेटेड सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल, एग सेल, सिनर्जिड सेल या नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे सही आंसर होगा सिनर्जिड सेल। भ्रूणकोश आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है। यह एक 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना है जो इस प्रकार है। सिनर्जिड, एक सिनर्जिड कोशिका में 2 माइक्रोपाइलर सिरे होते हैं। एक अंड कोशिका में 1 माइक्रोपाइलर सिरे होते हैं। एंटीपोडल में 3 और मध्य में 2। ठीक, केंद्र की कोशिका एक होती है मध्य में। ठीक है, सिनर्जिड कोशिकाएं दीर्घाकार होती हैं जबकि अंड कोशिकाएं अंडाकार होती हैं। पराग कोश पुष्प के पुंकेसर में होता है तथा अच्छा, ये आपका बदल गया क्वेश्चन। ठीक, बीज चोल पर परागकणों का प्रभाव कहा जाता है। बीज चोल पर परागकणों का प्रभाव कहा जाता है मेटाजेनिया, डेल्टाजेनिया। ठीक है, उसके बाद आपका लेप्टोजेनिया या जेनिया। तो आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे मेटाजेनिया कह रहा है। द इफेक्ट ऑफ द फॉलन ग्रेन ऑन द सीड कोट इज कॉल्ड मेटाजेनिया। क्या कहा जाता है, मेटाजेनिया। बीज चोल पर परागकणों के प्रभाव को मेटाजेनिया कहते हैं। फलों का आकार व परिपक्वन समय परागकणों पर निर्भर रहता है। भ्रूण तथा भ्रूणपोष हार्मोन स्रावित करते हैं जो कि बीज चोल से विसरित हो जाता है और बीज चोल एक विशिष्ट प्रभाव प्रदर्शित करता है। भ्रूणपोष पर परागकणों का प्रभाव जीनिया कहलाता है। फाइकस रिलीजियोसा में परागकण प्रभावित होता है जिसके द्वारा जल, कीट, पक्षी, वायु। तो आप कहेंगे इन फाइकस रिलीजियोसा पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, एयर। फाइकस में हाइपोपेंथिडियम पुष्पक्रम होता है। इसमें 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, नर, मादा तथा गाल। नर पुष्प ऊपर, मादा पुष्प नीचे तथा बीच में गाल पुष्प पाए जाते हैं। कीट इसके गाल पुष्प में अंडे देते हैं तथा विकसित होने के बाद यह वयस्क में रूपांतरित होता है। तो यह पुष्पक्रम के छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। यह ऊपरी भाग में नर पुष्पों से परागकण ले लेता है और जब दूसरे पुष्पक्रम में प्रवेश करता तो वहां दूसरे मादा पुष्प को परागित करता है। आवृत बीजों में स्त्री युग्मकोद्भिद होता है। एग एपरेटस में, भ्रूण में,
सिनर्जिट्स में, भ्रूण कोश में। इन एंजियोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज द एग apparatus, एम्ब्रियो, सिनर्जिट्स, एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश आवृत बीजों का स्त्री युग्मकोद्भिद होता है। इसके अंदर एग apparatus होता है जिसमें एक अंडकोशिका तथा सिनर्जिट्स होते हैं। अंडकोशिका के निषेचन में भ्रूण बनता है। हम लीची का एरिल खाते हैं जो बना होता है। हम लीची का एरिल पार्ट खाते हैं जो बना होता है। वी ईट एरिल्स ऑफ द लीची विच इज मेड अप ऑफ प्रथम ओब्यूल कवच का, द्वितीय ओब्यूल्स कवच का, तृतीय ओब्यूल्स कवच का या चतुर्थ ओब्यूल्स कवच का। तो आप कहेंगे थर्ड इंटिंगुमेंट मतलब तृतीय ओब्यूल कवच का बना होता है। पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। लीची का एरिल फ्यूनिकल के अतिवृद्ध के बनने वाला भाग अर्थात तृतीय कवच होता है। यह खाने योग्य होता है। यह बीज के विसर्जन में भी सहायक होता है। लीची में खाने योग्य भाग फ्यूनिकल का अतिवृद्ध होता है। इसे कहते हैं कैरेंकल, फलभित्ति, एरिल, बीजपत्र। इन लीची द एडिबल पार्ट ऑफ द जूसी आउटग्रोथ ऑफ फिनिकल एंड इज कॉल्ड द, तो और उसे क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। आगे बढ़ जाइए। वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का आकर्षण इसके प्रभाव के कारण होता है। वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का आकर्षण इसके प्रभाव के कारण होता है। कीमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, जियोटैक्टिक या थर्मोटैक्टिक। द अट्रैक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स टूवर्ड स्टिग्मा इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कीमोटैक्टिक। किसके कारण होता है? कीमोटैक्टिक के कारण होता है। वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का आकर्षण कीमोटैक्टिक प्रभाव के कारण होता है। वर्तिकाग्र की सतह पर उपस्थित स्राव में अनेक लिपिड, शर्करा, रेजिन, एंजाइम आदि उपस्थित होते हैं जो परागकण के अंकुरण के लिए एक अच्छा माध्यम प्रदान करते हैं। परागकणों का स्टिग्मा पर अंकुरण कहलाता है ऑटोगैमी, इन सीटो अंकुरण, इन विवो अंकुरण, इन विट्रो अंकुरण। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड, तो आप कहेंगे इन विवो जर्मिनेशन। क्या कहा जाता है? इन विवो जर्मिनेशन। परागकण का स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर अंकुरण इन विवो अंकुरण कहलाता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण शीघ्रता से जल अवशोषित करते हैं जिससे कि परागकण का आयतन बढ़ जाता है। कुछ कैल्शियम आयन भी वर्तिकाग्र के परागकणों में पहुंचते हैं। यह बदलाव परागनलिका के अंकुरण का कारण होता है। परागनलिका जनन छिद्रों से बाहर आती है। परागनलिका वास्तव में अंतःचोल की बाह्य वृद्धि का परिचायक है। परागकण का प्रयोगशाला में अंकुरण इन विट्रो अंकुरण कहलाता है। साल्विया में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो आप कहेंगे कीट के द्वारा होती है। आगे बढ़ जाइए। इन साल्विया पॉलिनेशन एक्ट एज द इफेक्ट ऑफ द इंसेक्ट। साल्विया में परागण की क्रिया कीट द्वारा प्रभावित होती है। जब मकरंद की खोज में कोई मधुमक्खी साल्विया के दलपुंज की नली में प्रवेश करती है तो दोनों आबंध फर्टाइल परागकोश पालियां मधुमक्खी की पीठ से टकराकर अपना परागण उसके ऊपर बिखेर देती हैं। जब यह मधुमक्खी परिपक्व अंडप वाले किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करती तो नीचे की ओर मुड़े हुए वर्तिकाग्र इसकी पीठ के रगड़ खा करके परागकणों से चिपका लेते हैं और इसका परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। यदि न्यूक्लियस तथा इंटेगुमेंट की कोशिका द्वारा सीधे भ्रूण निर्माण होता है तो इसे कहते हैं। यदि न्यूक्लियस तथा इंटेगुमेंट की कोशिका द्वारा सीधे भ्रूण निर्माण होता तो इसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता, एपोस्पोरी, एपोगैमी और डिप्लोस्पोरी। इन द सेल ऑफ द न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट डायरेक्टली फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो आर कॉल्ड फिनोमेना इज नोन एज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। भ्रूण का विकास भ्रूणपोष के अतिरिक्त भ्रूणकोष एम्ब्रियो सैक के अतिरिक्त भ्रूणकोष के बाहर उपस्थित पादप की द्विगुणित कोशिका अर्थात बीजांड या अध्यावरण सीधे ही भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो इस प्रक्रिया को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं।
उदाहरण न्यूसिलस से सिट्रस, योंग मैंगीफेरा तथा इंटेगुमेंट से स्पाइरेंथस में। किससे? न्यूसिलस से सिट्रस में, मैंगीफेरा और मैंगीफेरा में तथा इंटेगुमेंट से स्पाइरेंथस में होता है ऐसा। एंडोथेलियम किससे संबंधित है? एंडोथेलियम किससे संबंधित है? बीजांड के अतिरिक्त आवरण से, आंतरिक आवरण से, परागकोश के आंतरिक भित्ति से, न्यूक्लियर भ्रूणकोश से, लघु बीजांड से। एंडोथेलियम इज रिलेटेड टू ए इनर मोस्ट इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। एंडोथेलियम अतिरिक्त कोशिका की परत है जिसका विकास बीजांड के आवरण की भीतरी एपिडर्मिस से होता है। इससे स्रावित द्रव आवरण की मृत छोटी कोशिकाओं का विघटन कर देती है, जिससे भ्रूण के वृद्धि एवं विकास हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाता है। सिनर्जिड्स अनुपस्थित होते हैं। प्लेम्बगो प्रकार के भ्रूणकोश से, एडोक्सा प्रकार के भ्रूणकोश से, एलियम प्रकार के भ्रूणकोश से, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश से। सिनर्जिड्स आर एब्सेंट इन ए पॉलीगो टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। इस प्रकार के भ्रूणकोश का निर्माण न्यूसिलस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से होता है। इससे 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं तथा चारों क्रियात्मक होकर के भ्रूणकोश बनाते हैं, जिसे सिनर्जिड्स नहीं बनते हैं। फल के चारों ओर आवरण बनाने वाले दृढ़ कैलिक्स पाए जाते हैं। आर्जीमोना मैक्सिकाना में, एग्रेटस कॉन्जॉइड्स में, बिथानिया सेमिनिफेरा में, ब्रेसिका कंपेस्टिस में। प्रेजेंटेंट कैलिक्स फॉर्मिंग ए कवर अराउंड द फ्रूट इज फाउंड इन बिथानिया सेमिनिफेरा में। बिथानिया सेमिनिफेरा अर्थात अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का एक पौधा है। इस कुल के पौधे में फल निर्माण के पश्चात भी कैलिक्स इसके ऊपर एक आवरण रूप में बचा रहता है, जबकि अन्य फलों में कैलिक्स नष्ट हो जाते हैं। यौ धान्य के अंकुरण के दौरान अल्फा एमाइलेज एंजाइम का स्रावण होता है बीज भित्ति से, एल्यूरोन परत से, मूलांकुर चोल से, प्रांकुल चोल से। ठीक, तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ बार्ले ग्रेन्स द एंजाइम्स अल्फा एमाइलेज इज सिक्रेटेड बाय, तो आप कहेंगे एल्यूरोन लेयर से। किससे? एल्यूरोन लेयर से। एल्यूरोन की परत एक बीजपत्री पौधे के बीजों में भ्रूणपोष के चारों ओर पाई जाती है, जहां पर जिब्रेलिन एंजाइम सक्रिय रूप से पाया जाता है, जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम के स्रावण के लिए उत्तरदायी है। मूलाग्र कोशिकाओं में 42 गुणसूत्र वाले पौधे की एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? कहला है मूलाग्र कोशिकाओं में 42 गुणसूत्रों वाले पौधों की एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो 21 या 63 कितने हो जाएंगे? 21 या 63 यानी 63 हो जाएंगे। कैसे? जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कि जो मूलाग्र कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती हैं, एल्यूरोन परत त्रिगुणित होती है। एल्यूरोन परत 3n है तो 3n बराबर कितना? 2n बराबर कितना है? 42 है तो n बराबर 21 हो जाएगा, तो 21 और गुणे 3 बराबर 63 हो जाएगा। आवृत्त बीजियों में अंड पूरी तरह एक भित्त पर द्वारा घिरा होता है, केवल बीजांड पर एक भित्त द्वारा घिरा होता है, केवल निभाग पर एक भित्त द्वारा घिरा होता है, या भित्त रहित होता है। इन एंजियोस्पर्म द एग इज सराउंडेड बाय ए वॉल ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड। सराउंडेड बाय ए वॉल ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड। आवृत्त बीजी पौधों में अंड का निर्माण बीजांड के अंदर इसके एक सिरे पर होता है, जिसे बीजांड द्वार सिरा कहते हैं। यह इस सिरे पर एक भित्त द्वारा घिरा होता है। गेहूं में युग्मनज में होता है, गेहूं के युग्मनज में होता है अनुप्रस्थ विभाजन, अनुदैर्घ्य विभाजन, तिर्यक विभाजन, परिणतिक विभाजन। इन व्हीट जाइगोट अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ऑब्लिक डिवीजन या पेरिक्लिनल डिवीजन। सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में जाइगोट में अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, परंतु कुछ पौधों में यह विभाजन अलग प्रकार से भी होता है।
उदाहरणार्थ गेहूं में यह विभाजन सर्वप्रथम तिर्यक होता है। पराग नलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि में जिस तत्व के निहित होने की जानकारी है वह है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। द एलिमेंट नोन टू द इन्वॉल्व्ड इन ए पोलराइज्ड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज, तो आप कहेंगे कैल्शियम। कैल्शियम परागनलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि में सहायक होता है। यह परागनलिका के शीर्ष की वृद्धि करता है। परागनलिका वृद्धि तथा ध्रुवीकरण के लिए एक प्रोटीन आवश्यक होता है जिसे कैल्शियम अति संवेदी होता है। प्लेम्बैगो में निषेचन के दौरान पुमुड़ मुक्त किए जाते हैं। अपस्रायशील सहायक कोशिका के भीतर, दोनों सहायक कोशिकाओं में से किसी एक में, अंड में, केंद्रीय कोशिका में। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द प्लेम्बैगो स्पर्म आर डिलीवर टू, तो आप कहेंगे द डिजेनरेटिव सिनर्जिड, द डिजेनरेटिंग सिनर्जिड। प्लेम्बैगो में सहायक कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। परागनलिका सीधे अंड में ही पुमड़ को मुक्त करते हैं। उसके बाद आवृत्तबीजी पौधों का नर युग्मकोद्भिद होता है। आवृत्तबीजी पौधों का नर युग्मकोद्भिद क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। तो ये तो मान लो आसान सा क्वेश्चन हो गया। लघु बीजाणु या परागकण को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका मानी जाती है। परागकणों का विकास परागकोश के स्फुटन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इसे असामयिक अंकुरण कहते हैं। आवृत्तबीजी पौधों में गुरु बीजाणुधानी निरूपित होती हैं अंडक द्वारा, अंडाशय द्वारा, बीजांड द्वारा, भ्रूणकोश द्वारा। इन एंजियोस्पर्म द मेगा स्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओव्यूल एम्ब्रियोसेक, तो आप कहेंगे ओव्यूल। बीजांड आवृत्तबीजी पौधों का गुरु बीजाणुधानी होता है। इसे बीजाणुओं का निर्माण होता है। निम्न में से किस एक पादप जात में आप प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से कभी भी स्वपरागण संभव नहीं होता? जियामेज में, गॉसिपियम हर्सुटम में, सैक्रम ऑफिसेनम में और कैरिका पपाया में। तो एक क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आपको देना है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन। आप देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।